मित्रों, आज हम सीटेट और टेट्स के लिए बाल विकास का पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। इसका अर्थ है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। यहाँ पर क्या हम देखेंगे, इसका अर्थ है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। सीखने के साथ इसका संबंध। इस संपूर्ण टॉपिक में वृद्धि और विकास के बारे में बताया गया है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। वैसे तो वृद्धि और विकास दोनों शब्द आज तक आमतौर पर एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से आज क्लियर किया जाएगा। चलिए एक एक टॉपिक करके प्रारंभ करते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है और इसका बच्चों के अध्ययन में, उनके सीखने में संबंध क्या है। देखते हैं विकास के प्रथम चरण में वृद्धि है। वृद्धि और विकास में अंतर को समझने से पहले हम सबसे पहले वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि जो है, ये वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे कि बच्चे के शरीर में ऊंचाई में उसकी वृद्धि हुई, उसके आकार में वृद्धि हुई, उसके वजन में वृद्धि हो गया, ऊंचाई में वृद्धि हुई, उसके वजन में, आकार में वृद्धि हुई, या शरीर के किसी भी अंग में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसकी वृद्धि है। अगर उसमें मतलब वजन में कुछ बढ़ोतरी होती है तो क्या है, वो वृद्धि है। जबकि यदि कोई बालक सिर्फ वृद्धि किया है, सिर्फ क्या किया है, वृद्धि, तो उसमें जो सामाजिकता होती है वो नहीं आती है, नैतिकता नहीं आती है। उसे किसी भी समय को एडजस्ट करने की, मतलब किसी भी परिस्थिति को एडजस्ट करने की क्षमता नहीं डेवलप होती है, वो वृद्धि होती है। लेकिन जब वही मनुष्य में विकास हो जाता है तो विकास में वृद्धि तो होती ही है, विकास जो है उसमें वृद्धि तो होती है, लेकिन उसमें कुछ जो होते हैं वो मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इसके साथ ही चलिए समझते हैं अब विकास क्या है। अब ये जो विकास है, विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ ही, विकास क्या होता है, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। अब यहाँ से मात्रात्मक का मतलब ये हो गया कि जो लंबाई, वजन, आकार या अंग में परिवर्तन जिसकी हम गणना कर सकें वो होता है मात्रात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक परिवर्तन जैसे होता है कि उसे किसी भी परिस्थिति को समझने की क्षमता अगर उसे डेवलप होती है, समाज में सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लोगों से व्यवहार करने की क्षमता होती है, वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में बालक में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। प्रगतिशील परिवर्तन होता है। प्रगतिशील मतलब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि उनमें उनके जो गुण होते हैं उन गुणों में सुधार होता है, लोगों को समझने की क्षमता होती है। यही होता है विकास। विकास पूरी लाइफ चलता रहता है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं होती है। उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है कि वहीं तक मनुष्य के शरीर में, बच्चों के शरीर में परिवर्तन होगा, वहीं तक बच्चों के शरीर में वृद्धि होगी। उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद ये वृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास में यही परिवर्तन जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है या बच्चा जो है वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ नया सीखता रहेगा। आइए अब हम देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि और विकास में कुछ विशेष अंतर होते हैं जिनको हम समझ लेते हैं। सबसे जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक चलती है, और जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। ये मात्रात्मक होता है और ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। अर्थात इनमें लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि तो होगी, उसके साथ ही साथ इसमें गुणों में भी वृद्धि होगी। जबकि वृद्धि जो होता है इसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होगा, अर्थात इनके गुणों में विकास नहीं होगा।
मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के चरण बताए गए हैं। आइए विकास के उन चरणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि ये कौन कौन से चरण हैं। इनको हम कुल मिला के 6 चरणों में बांटे गए हैं। इसको 6 बना लेते हैं। जो पहला है वो प्रसव पूर्व अवधि, जन्म से पहले की जो अवधि होती है वो प्रसव पूर्व अवधि कहलाती है। दूसरी है शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष तक। तीसरी है बचपन स्कूल, 3 से 6 वर्ष। चौथी है स्कूली बचपन, 6 से 12 वर्ष। और पांचवी है किशोरावस्था, 12 से 20 वर्ष की। उसके बाद छठी है वयस्कता, 20 से 65 वर्ष। अब ये जो वयस्कता है इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो वयस्कता है इसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो इस यहाँ पर है युवा वयस्कता। युवा वयस्कता जो होता है वो 20 से 50 वर्ष की अवधि होती है। और दूसरी है परिपक्व वयस्कता, ये जो होती है 50 से 65 वर्ष होती है, 50 से 65 वर्ष। और तीसरा जो होती है वो वृद्धावस्था वयस्कता, ये 65 वर्ष प्लस होती है। कितना? 65 प्लस। आइए विकास के प्रत्येक चरण के बारे में हम देखते हैं बारी बारी की वो चरण क्या है। तो सबसे पहला चरण कौन सी है? प्रसव पूर्व अवस्था। तो इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये बच्चे के विकास का वह समय होता है, बच्चे के विकास का वह समय होता है जब बच्चा गर्भ में होता है। ये तभी का समय होता है। ये विशेष अवधि जो होती है प्रसव पूर्व की अवधि होती है। प्रसव पूर्व की अवधि होती है। इस अवधि में भी बच्चों में कुछ आंतरिक एवं बाह्य भावनाएं विकसित होती हैं। जो प्रसव पूर्व की अवस्था होती है उसमें भी बच्चे में कुछ आंतरिक एवं बाह्य भावनाएं विकसित हो जाती हैं। चरण में हम प्रसव पूर्व की अवस्था को समझ चुके हैं। अब हम दूसरी अवस्था शैशवावस्था का अध्ययन करते हैं, जो जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। कौन अवस्था होती है? ये जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था ये होती है। तो और इस जन्म के 3 वर्ष में जो बालक होता है वो अपने आकार में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। इन 3 वर्षों में बालक अपने आकार में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और ये कुछ चीज़ों को सीखता है। जैसे किसी वस्तु को पकड़ना है, बालक चलने लगा, वो किसी वस्तु को जैसे दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है और उसको पकड़ने का वो प्रयास करने लगता है, चलने का प्रयास करता है, जैसे चाहे रेंगते हुए चले लेकिन चलता है। और सरल से जटिल की ओर जाता है। जैसे अगर किसी वस्तु को पकड़ना हो तो सरलता से पकड़ने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि वो दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेगा कि हम कहीं छूट ना जाए। और फिर जिस तरह वो बड़ा होता जाएगा वो जटिलता यानी उसको पंजे से पकड़ना प्रारंभ कर देगा, फिर उससे अंगुली से पकड़ना प्रारंभ कर देगा। ये होता सरल से जटिल की ओर भी वो बढ़ना प्रारंभ कर देता है। ये हो गई शैशवावस्था। देखिए अब इसके बाद तीसरी अवस्था जो होती है वो स्कूली बचपन की अवस्था होती है, जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इन 3 से 6 वर्षों में बच्चों की ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि उतनी तेज़ी से नहीं होती है जितनी कि बचपन में होती थी। जितनी कि बचपन में वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी तेज़ी प्री बचपन में नहीं होती है। और ये सरल से जटिलता की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए वो कोई कार्य करना हुआ, जैसे मान लीजिए कटोरे में पानी डालना हुआ तो वो उसको भी डाल सकता है, कुछ डालने का प्रयास करेगा। और वृत्त खींचना, जैसे वृत्त खींचना हो तो टेढ़ा खींचेगा, किसी तरह भी खींचेगा लेकिन खींचने का प्रयास करेगा। वो सरल से जटिल की तरफ धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास करेगा और करने लगता है। उसके बाद अब हम देखते हैं अब स्कूली बचपन की जो अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो काफ़ी लंबे और पतले होते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और इनको अगर ये देखा जाए तो इनमें विकास की जो क्षमता होती है वो सभी क्षेत्रों में स्पष्ट होने लगती है कि ये क्या करने वाला है, ये किस क्षेत्र में बढ़ सकता है, ये भी उन्हें दिखाई देता है। ये स्कूली बचपन की अवस्था होती है जो कि 6। ये अब हम विकास की चौथी अवस्था किशोरावस्था की बात करते हैं, जो कि है 12 से 20 वर्ष। इसकी अवधि क्या है? 12 से 20 वर्ष की अवधि है। और इस अवधि में बालक जो है वो बचपन
और बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि। यह अवधि जो है वो बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि है। यहीं से यौवन प्रारंभ होता है। वो अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करता है और तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो किशोरावस्था में बालक होता है, इसमें तेजी से शारीरिक विकास भी होता है, कई मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास की भी ये अवस्था है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास भी चुस्त और दुरुस्त होता है। लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हैं। लड़के अपने पद और प्रतिष्ठा और अपने करियर को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस अवस्था में। इसी किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तूफान की अवस्था, इसमें जो होता है, इसमें बालक का मन अत्यंत चंचल होता है। वो हर एक क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है, अपने आप को निखारने का प्रयास करता है और बालक को ये विश्वास होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए किशोरावस्था बच्चों के विकास को मतलब ये इनके इस अवस्था में वो जिस तरफ चाहे उस तरफ मुड़ सकता है। ये गलत रास्ता भी पकड़ सकता है, सही रास्ता भी पकड़ सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर वयस्कता की बात करें, जो विकास की 5वीं अवस्था होती है। वयस्कता को हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। ये युवा वयस्कता जो कि 20 से 50 साल की अवधि होती है, और उसके बाद जो है मध्य वर्ष, या इसे मध्य वयस्कता कहते हैं, जो 50 से 65 वर्ष की होती है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था जो कि 65 प्लस की उम्र की होती है। शक्ति और ऊर्जा जीवन के इस समय के मध्य 20वां दशा से चिन्हित करती है, जब अधिकांश शारीरिक कार्य पूरी तरह से विकसित होते हैं, लगभग 50 वर्ष की आयु तक। उसके बाद ऊर्जा स्तर में क्रमिक रूप से परिवर्तन होने लगता है। जैसे लगभग 50 वर्ष तक उनकी ऊर्जा स्तर में बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जो 50 के बाद होती है तो ऊर्जा स्तर में कमी आने लगती है। 50 के बाद की अवस्था में ऐसा होता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि विकास के प्रकार, कि बच्चों में जो विकास होता है वो कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 हो गया शारीरिक विकास, नंबर 2 हो गया भावनात्मक विकास, नंबर 3 हो गया संज्ञानात्मक विकास, चौथा भाषाई विकास और 5वां नैतिक विकास होता है। अब हम प्रत्येक करके एक एक करके विस्तृत रूप से एक एक विकास के बारे में समझते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है, भावनात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, भाषा विकास क्या होता है और नैतिक विकास क्या होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शारीरिक विकास। पहला क्या है? शारीरिक विकास। अब हम यहाँ पर देखते हैं शारीरिक विकास जो है इसका संबंध किससे है? काया से है, शरीर से है। अब शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसको हम देखते हैं। शरीर में जो विकास होगा वो लंबाई में होगा, वजन में होगा, मोटा होगा, या शरीर के अंगों में किसी प्रकार का भी परिवर्तन शारीरिक विकास कहलाता है। या शरीर के अंगों में परिवर्तन, यही होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को आप लोग समझ गए हैं क्या होता है। लंबाई में विकास हो जाएगा, या वजन उसका बढ़ जाएगा, या वो मोटा हो गया अपने आप वजन बढ़ेगा, या शरीर के किसी भी अंग में यदि परिवर्तन होता है तो उसे शारीरिक विकास कहा जाता है। अब देखिए हम इसके बाद बात करते हैं भावनात्मक विकास का। ये भावनात्मक विकास मतलब क्या है? तो भावनात्मक विकास जो होता है, बच्चा जब पैदा होता है ये जन्म से ही कुछ भावनाएं लेकर आता है। जैसे बच्चा जब जन्म से जो भावनाएं लेकर लाता है वो है प्रेम, क्रोध और भय। और क्या है? भय। ये 3 ऐसे भावनाएं हैं जो जन्म के साथ ही बच्चे के साथ ही पैदा होता है, जो उत्तेजनाओं के लिए प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं। 1 दशक के बाद यह सुझाव दिया गया कि शिशु में भावनात्मक अवस्थाओं का सामान्यीकरण किया जाता है, और यह इतना विशिष्ट नहीं है जितना कि मनोवैज्ञानिकों ने माना है। इसमें बहुत ज़्यादा विशिष्टता भी नहीं है। भावनात्मक विकास जन्म से ही 3 विकास को लेकर पैदा होता है, और इसमें सभी प्रकार के भावनात्मक विकास होते रहते हैं। जैसे अगर हम किसी शिशु को देखते हैं तो शिशु में जन्म से जो भावनात्मक रूप से प्रक्रिया होती है, जैसे यदि आप उसको प्रेम से बुला रहे हैं, प्रेम हंस रहे हैं उसको देख के, तो वो भी हंसेगा। ये उसकी भावनाओं पर ही डिपेंड करता है। यदि उसे आप देख कर उसको डांटते हैं
तो रोने लगेगा। यही सब उसके भावनात्मक विकास होते हैं। यानी भावनात्मक विकास जो होता है वो जन्म के साथ ही कुछ विकास होते हैं, कुछ विकास बाद में भी होते हैं। जैसे जो दया भाव होगा, यह सब होगा, ये थोड़ा बाद में होकर आते हैं ऐसे विकास। बच्चों में जो होती हैं भावनाएं, वो जन्म के समय तो मौजूद होती ही हैं, लेकिन ये जिस तरह वो विकार करता जाता है, जिस तरह उसको थोड़ा उसको ज्ञान बढ़ता जाता है, उस तरह इनकी भावनाएं जो होती हैं वो प्रबल होती जाती हैं और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। कैसा दिखाई देने लगती हैं? स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरी अवस्था जो होती है संज्ञानात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता ये होती है कि जब बच्चा समाज में जाता है और समाज के किसी कार्य पर वो तर्क करता है, ये उसका संज्ञान है। यदि कोई उससे दुखी है तो उसको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, तो ये भी संज्ञानात्मक विकास है। जैसे कोई बात सुना, उसको बताया गया कि मान लीजिए कि एक पंछी उड़ते हुए जा रही थी और एक पेड़ पर बैठी, तो ये कहानी को सुनकर अपने मन में चित्र बना लेता है, तो यानी उसमें संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, यानी चित्र बनाने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है किसी को सुनकर। और अपने परिवेश में जो उसके चारों तरफ परिवेश होते हैं उसके अनुकूल सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता जो इसकी होती है वो भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आती है। अब आप लोग संज्ञानात्मक विकास को समझ गए होंगे। संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो तर्क करने की क्षमता, किसी की बात को समझने की क्षमता, किसी को संतुष्ट करने की क्षमता या किसी की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता ही संज्ञानात्मक विकास होता है। चित्र बनाने की क्षमता, किसी बात को सुनकर उसका मानसिक रूप से चित्र बना लेना, ये भी संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास आप लोग जान चुके हैं। अब आइए इसकी जो चौथी और देखिए विकास के जो प्रकार होते हैं उनमें चौथा प्रकार होता है भाषा के विकास का प्रकार। भाषा का विकास वो होता है कि बच्चा जो अपनी उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसके विचार होते हैं, उन विचारों को दूसरे के सामने रखने की क्षमता को, जो उनके विचार हैं उसको दूसरे के सामने रखते हैं विचार को, उसी को भाषाई विकास कहते हैं। वो जितने अच्छे से अपने दूसरों से कम्युनिकेशन कर सकता है उसका उतना ही अच्छा भाषाई विकास कहा जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं जब बालक एकदम छोटा होता है तो किसी चीज़ को वस्तु का नाम नहीं जानता, वो उसको इशारे करके बताता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रत्येक वस्तु को एक नाम से नहीं बल्कि प्रत्येक वस्तु को उसके अलग अलग नामों से पहचानता है, अलग अलग नामों से जानता है, यानी उसका शब्द ज्ञान बढ़ जाता है। ये भाषा विकास की और उच्च अवस्था है। यानी पहले इशारे करके बता रहा था और अब उसको नाम से बता रहा है, यानी भाषा का विकास। जैसे बालक जब एकदम छोटा होता है तो वो शब्द अरेंजमेंट बोलना प्रारंभ करता है, तो कोई वाक्य कहना हुआ तो आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे लगाता है, लेकिन जब उसका भाषाई विकास हो जाता है तब वो प्रत्येक शब्द को क्रमवार जिस तरह उसका क्रम होता है वैसे ही प्रयोग करता है। ये उसका भाषाई विकास होता है। अब उसके बाद हम विकास की पांचवी अवस्था जो है नैतिक विकास के बारे में देखते हैं। नैतिक विकास जो होता है वो समाज से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? समाज से ही। जैसे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मतलब आदर्श मूल्य होते हैं कि हमको ये कार्य करना चाहिए, हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये न्यायोचित है, ये न्यायोचित नहीं है। न्याय निर्णय करने की क्षमता भी नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। निर्णय करने की क्षमता भी नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन नैतिक विकास का जो एक निश्चित समय है कि बच्चे नैतिक विकास न्याय नहीं कर सकते। बच्चे जो हैं वो न्याय नहीं करते। ये एक निश्चित संज्ञानात्मक क्षमता प्राप्त करने के बाद ही ये न्याय करने की क्षमता इनमें पैदा हो सकती है। अब नैतिक के विकास का जो चरण है उसमें ये भी आता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना। देखिए विकास के जो प्रकार होते हैं उनमें चौथा प्रकार होता है भाषा के विकास का प्रकार। भाषा का विकास होता है कि बच्चा जो अपनी उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसके विचार होते हैं, उन विचारों को दूसरे के सामने रखने की क्षमता को, जो उनके विचार हैं उसको दूसरे के सामने रखते हैं विचार को, उसी को भाषाई विकास कहते हैं। वो जितने अच्छे से अपने दूसरों से कम्युनिकेशन कर सकता है उसका उतना ही अच्छा भाषाई विकास कहा जाएगा।
जैसे अगर हम देखते हैं जब बालक एकदम छोटा होता है तो किसी चीज़ को वस्तु का नाम नहीं जानता, वो उसको इशारे करके बताता है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रत्येक वस्तु को एक नाम से नहीं बल्कि प्रत्येक वस्तु को उसके अलग अलग नामों से पहचानता है, अलग अलग नामों से जानता है, यानी उसका शब्द ज्ञान बढ़ जाता है। ये भाषा विकास की और उच्च अवस्था है। यानी पहले इशारे करके बता रहा था और अब उसको नाम से बता रहा है, यानी भाषा का विकास। जैसे बालक जब एकदम छोटा होता है तो वो शब्द अरेंजमेंट बोलना प्रारंभ करता है, तो कोई वाक्य कहना हुआ तो आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे लगाता है। लेकिन जब उसका भाषाई विकास हो जाता है तब वो प्रत्येक शब्द को क्रमवार जिस तरह उसका क्रम होता है वैसे ही प्रयोग करता है। ये उसका भाषाई विकास होता है। अब उसके बाद हम विकास की पाँचवीं अवस्था जो है नैतिक विकास, नैतिक विकास के बारे में देखते हैं। नैतिक विकास जो है वो नैतिक विकास जो होता है वो समाज से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? समाज से ही। जैसे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मतलब आदर्श मूल्य होते हैं कि हमको ये कार्य करना चाहिए, हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये न्यायोचित है, ये न्यायोचित नहीं है। मतलब न्याय निर्णय करने की क्षमता भी नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। निर्णय करने की क्षमता भी नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन नैतिक विकास का जो एक निश्चित समय है कि बच्चे नैतिक विकास मतलब न्याय नहीं कर सकते। बच्चे जो हैं वो न्याय नहीं करते। ये एक निश्चित संज्ञानात्मक क्षमता प्राप्त करने के बाद ही ये न्याय करने की क्षमता इनमें पैदा हो सकती है। अब नैतिक के विकास का जो चरण है उसमें ये भी आता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना। अब देखिए, अगर हम सीखने के संबंध के बारे में बात करें तो अगर हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के माने तो जो मनुष्य होता है वो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत वो सीखता रहता है। वो अपने पूरे जीवन में, संपूर्ण लाइफ में कुछ ना कुछ वो हमेशा सीखता है। और वो जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में, उस वातावरण में ना कि सिर्फ रहता है बल्कि उसमें कुछ कार्य भी करता है। और उस कार्य के इसे कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, कुछ बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। जो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें कुछ संशोधन करता है, और इसी संशोधन को, जो संशोधन करता है, इसी संशोधन को सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और जो बुरे परिणाम प्राप्त होता है उसका भी सोचता है कि हमसे गलतियाँ कहाँ पर हुई, उस गलतियों को सुधार करने का प्रयास करता है। यही गलतियों को सुधार करना ही सीखना है। और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इनको जानबूझकर और नियंत्रित भी किया जा सकता है।